हेलो दोस्तों, अभी हम परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि नीट, जेई और सीईटी अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामा श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो बामर श्रेणी होती है, बामर सीरीज जो होती है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है पूर्ण श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में होती है। दूसरा ऑप्शन है पूर्ण श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में होती है। तीसरा ऑप्शन है श्रेणी का कुछ भाग दृश्य क्षेत्र तथा कुछ भाग पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। और चौथा ऑप्शन है श्रेणी का कुछ भाग दृश्य क्षेत्र तथा कुछ भाग अवरक्त क्षेत्र में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी का कुछ भाग दृश्य क्षेत्र तथा कुछ भाग पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है जो कि एनर्जी लेवल का है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यह चित्र एक परमाणु के ऊर्जा स्तर और 6 वर्णक्रम रेखाओं के उद्गम को दर्शाता है। उदाहरणतः रेखा 5 स्तर 20 से स्तर ए में स्थानांतरण से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं अवशोषण वर्णक्रम में भी प्राप्त होगी। हमारे सामने एनर्जी लेवल का एक डायग्राम दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इन लेवल्स में हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से लेवल है जिनमें एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन जो है वो ग्राउंड लेवल से होता है। तो हमको वो ट्रांजिशन देखना पड़ेंगे जहाँ पे ग्राउंड लेवल की बात की जा रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 और लेवल नंबर 3 से जो ट्रांजिशन हो रहा है डाउनवर्ड, वहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। तो जो हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन को आयनीकृत करना आसान है। हम जानते हैं ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, उसको अगर हमको आयनाइजेशन करना है, आयनीकृत करना है, तो हाइड्रोजन की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। मतलब हाइड्रोजन को इजीली आयनीकृत किया जा सकता है। इसका क्या कारण है? तो हम जानते हैं कि ड्यूटेरियम जो है वो मतलब अगर हाइड्रोजन को हम देखें तो हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम से लाइट वेट होता है ना। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन हल्की है, इसलिए इसका आयनाइजेशन इजीली हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति को दर्शाती है। पहला है रेडियो एक्टिव क्षय, दूसरा है समस्थानिक, तीसरा है स्पेक्ट्रमी रेखाएं और चौथा है अल्फा कण प्रकीर्णन। ठीक है, यहाँ पे जब हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं में आते हैं। ठीक है, तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पेक्ट्रमी रेखाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीर सम्मत मत से रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है। रदरफोर्ड परमाणु का जो मॉडल है उसके हिसाब से, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होता है, हमको याद रखना है, ये होता है कुंडलिनी वत यानी कि हेलिकल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक द्वारा एक साथ प्रकीर्णित समान ऊर्जा के 4 अल्फा कणों के पथों को चित्रानुसार प्रदर्शित किया गया है। कौन सा पथ संभव नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जब एक हाइड्रोजन परमाणु बामर श्रेणी में फोटोन उत्सर्जित करता है तो क्या होता है? यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो है, यह लाइमन श्रेणी में अन्य फोटोन अवश्य उत्सर्जित करता है। देखिए जब हाइड्रोजन परमाणु बामर श्रेणी में एक फोटोन रिलीज करता है तो इसके जो नीचे के जो लेवल्स हैं उसमें तो वो नेसेसरीली फोटोन एमिट कर पाएगा। तो जो लाइमन सीरीज़ जो है वो ऐसी सीरीज़ है जो बामर सीरीज़ के नीचे आती है और इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव में स्टोक्स रेखाएं वर्णक्रमीय रेखाएं हैं जिनमें हम रमन इफेक्ट को जानते हैं। रमन इफेक्ट क्या होता है, उसमें स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस बनती है। तो हमको याद रखना है जो स्टोक्स लाइंस होती है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है जो इंसिडेंट रेडिएशन है उससे कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और एंटी स्टोक लाइन में इसका उल्टा होता है, एंटी स्टोक लाइन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ जो है कम होती है। तो उस हिसाब से जो मैंने लॉजिक बताया उसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तरंग दैर्ध्य मूल रेखाओं की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति जो है वो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ से अपोजिट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि प्रकृति में मुख्य क्वांटम संख्या n इज ग्रेटर देन 4 तत्व नहीं होते तो संभव तत्वों की संख्या होती। यदि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यदि n इज इक्वल टू 4 ही होता तो हमारे पास में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? हम जानते हैं टोटल एलिमेंट्स की संख्या हम ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2n²। तो जब हम निकालते हैं तो देखिए हम निकाल के देखते हैं कितने होंगे। चलिए हम निकालते हैं 2n² वाले फार्मूले से। सबसे पहले इसमें हम 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में आता है 60। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 60। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु की ऊर्जा के क्वांटीकरण में बोर मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लागू होती है? बोर मॉडल के जो एजम्पशंस है वो हमको याद रखना है। इसमें जो बोर मॉडल का जो एजम्पशन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग केवल h/2π का पूर्ण सांख्यिकी गुणक हो सकता है। ये वाला आपने देखा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ h/2π nh/2π। ठीक है, L इज इक्वल टू nh/2π। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग केवल h/2 का पूर्ण सांख्यिकी गुणक हो सकता है।